निर्मला, पर मेरे स्वभाव में निर्मलतापन बिल्कुल नहीं है। ना जाने क्या सोचकर माता पिता ने यह नाम रखा था। 4 भाई बहन में से सबसे छोटी थी, इसीलिए सभी का प्यार कुछ अधिक ही मिला, जिसके फलस्वरूप मैं जिद्दी घमंडी बन गई थी। सुंदरता में भी बीस रही तो अपने आगे किसी को नहीं समझती। माँ को मेरी उदारतापूर्वक व्यवहार चिंता में डाल देती। ना जाने यह लड़की ससुराल में कैसे रहेगी, कैसे निभाएगी। माँ कहती तो पिताजी कह उठते, तुम बेकार परेशान होती हो, आभा अभी बच्ची है, बाद में ठीक हो जाएगी, देखना राज करेगी मेरी नीमो। मैं खेलते कूदते बड़ी होने लगी थी, पढ़ाई में साधारण थी, तो 10वीं के बाद पिता ने शादी करके कन्यादान कर का भार उतार दिया। पढ़ाई लिखाई मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैं भी खुश थी। चलो जान छूटी। ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे थे, सास ससुर, 2 देवर, एक नंद का भरा पूरा परिवार। पति तो खैर बहुत ही सीधे, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब सासू माँ ने कहा कि बहू का एडमिशन करा देंगे, आगे पढ़ाई कर लेगी, अभी उम्र ही क्या है। लेकिन तभी से सास मुझे दुश्मन लगने लगी थी। मैं कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन घर का कोई काम नहीं करना चाहती। सासू माँ भोजन बनाती, नंद सीधी सादी थी, वह भी पढ़ाई के अलावा माँ के साथ सहयोग करती। सासू माँ अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मुझे उनका प्यार दिखावा लगता। बहुत प्यार करने वाली बनी रहती है, यह सब ढोंग है माँ, मुझे सब पता है। ससुराल में कोई किसी को प्यार नहीं करता। मैं अपनी माँ को फ़ोन पर अपने घर वालों की बुराई करती रहती। घंटों फ़ोन करना मेरे पति को ठीक नहीं लगता, बस समझाया करते, निर्मला अपने घर की सारी बातें बताना ठीक नहीं होता, घर टूट जाता है। मैं पति को झिड़क देती तो वह बेचारे अपना सा मुंह लेकर खिसक जाते। कभी भोजन बनाती तो इतना अधिक बना लेती कि फेंकना पड़ जाता। कभी सासू माँ समझाने की कोशिश करती तो मुझे बहुत बुरा लगता। मायके में से माँ भी अक्सर समझाया करती, हिदायत देती रहती कि मैं ठीक से रहूँ, सबको खुश रखूँ, बड़ों का कहना मानूँ, ताकि किसी बात की शिकायत नहीं हो। पर मेरे कानों में चू तक नहीं रेंगती। कुछ घर में सुनी बात, कुछ सखी सहेली से सुनी बातों का असर था। सबका सबका सलाह यही होता कि ससुराल वाले कभी अच्छे नहीं होते, सभी सास बहू को ताने वाली होती है। बस मैं सबको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। फिर देवर नंद की शादी हो गई, ननद अपने घर चली गई, देवर अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। फिर लड़ झगड़ कर अपना चूल्हा मैंने अलग कर लिया। घर बहुत बड़ा था, 2 कमरे में मैंने अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। समय बीत गया, ससुर जी नहीं रहे, मैं भी 2 बच्चों की माँ बन गई थी। फिर भी मेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। बच्चों को भी दादी के पास भटकने नहीं दिया। सासू माँ भोजन अलग बनाने लगी थी। कभी मेरी रसोई से भोजन की सुगंध से बच्चों से पूछ बैठती, लगता है कि तुम्हारी मम्मी ने कुछ विशेष बनाया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रसोई में बच्चे आकर दादी की कही बात सुनाते, पर मजाल था कि मैं उन्हें चखने के लिए कुछ देती। पति अपनी माँ के पास बैठकर हाल चाल लेना चाहते तो मैं उन्हें खूब भला बुरा सुनाती। बेचारे पति डब्बू होकर रह गए थे, सोचने थे कि कौन रोज रोज झगड़ा करे। नतीजा वो भी अपने परिवार से दूर होते गए। मैं अपनी सफलता पर खुश होती, मेरी सखी सहेली की तादाद बढ़ती गई, रोज घूमना किटी पार्टी चलने लगा। मेरी सहेलियां भी ससुराल के प्रति नफरत फैलाने में उत्साह थी। मतलब यह था कि परिवार का महत्व मेरे लिए खत्म हो गया। मेरी माँ को मेरा रवैया अच्छा नहीं लगता, वह चिंता करती कि खाट पर पड़ गई थी और फिर चल बसी। उसके जाने के बाद अकेलेपन में पिताजी भी नहीं रह पाए। 6 महीने के बाद वह भी चले गए। भाई बहन अपने अपने घर में व्यस्त थे। मैंने भी अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी थी। बहुएं सुंदर, पढ़ी लिखी और सुगंध मिली, लेकिन सबकी नौकरी दूर दूसरे शहर में थी। अपनी अपनी पत्नी को लेकर चले गए। अब घर में मैं अकेले अपने पति के साथ रहने लगी। उम्र बीतती गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। पति देव अपने व्यस्त रहते, पढ़ने की शौकीन थे तो हमेशा किताबों में उलझे रहते। सासू माँ भी अलग खाना पकाती और मोहल्ले में दिन भर घूमती रहती। मेरे लिए किसी के पास समय नहीं था। यह परिस्थिति में मेरी अपनी बनाई हुई थी, किससे अपनापन खोजती। किट्टी वाली सहेलियां भी शरीर से लाचार रहने लगी थी, इसीलिए आना जाना खत्म हो गया। एक दिन खाना बनाने हुए मुझे चक्कर आ गया और मैं नीचे पड़ी। पति चिल्लाने लगे तो दौड़ती हुई सासू माँ पहले आ गई।
फिर देवर देवरानी और उनके बच्चे बहुए गए वहाँ पे पहुँच गए। मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता था कि कैसे मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 दिन के बाद मुझे होश आया। सारे शरीर पर मशीनें लगी थी। आंखें खुली तो अपने पूरे परिवार को घेरा पाया। सासू माँ ने सिर पर हाथ फेरा। बहू, तुम जरा भी चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे पास तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। कितनी अच्छी है सासू माँ। मैंने कभी उनकी इज्जत नहीं की, कभी आदर सम्मान नहीं दिया। फिर भी पति देव तो सीधे साधे थे, चुप दिखते रहे। देवर ने अस्पताल और दवाई का खर्चा उठा लिया। मेरे आंसू थमते ही न थे। सोचती रही, अपनों का साथ होना कितना ज़रूरी होता है। जिस परिवार को मैं लात मारती रही, वही परिवार मेरे लिए जी जान से जुटा हुआ है। बीमारी की खबर सुनते ही बच्चों और बहू भी आ गई। 1 सप्ताह के बाद मुझे छुट्टी मिल गई। सहारा देकर सासू माँ ने पलंग पर लिटा दिया। अब तुम चुपचाप आराम करो, हम सब हैं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। अपनों का साथ हो तो कोई भी मुश्किल घड़ी आसान हो जाती है। 15 दिन लग गए थे मुझे ठीक होने में। सासू माँ ने अपनी माँ से बढ़कर सेवा की। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। मन में संताप अभी तक नहीं गया था। यही समय है, मुझे उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। सुबह हुई, मैं बहुत खुश थी। उठकर उनके पास गई और पैरों पर गिर गई। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ, कभी आपका आदर सम्मान नहीं किया, मुझे थप्पड़ मारिए। मैंने रोने लगी। तब उन्होंने मुझे अपने कलेजे से लगा लिया और रोती रही। हम एक जान दो शरीर थे। उस समय पति मानो कह रहे हो आईने रास्ते पर। हाँ जी, मेरी आंखों पर पट्टी पड़ा था, अब खुल गया है। देवर का ठहाका गूंजने लगा। चलिए सब लोग, नाश्ता तैयार है। देवरानी की आवाज़ सुनाई दी। फिर सब कुछ ठीक हो गया। पतिदेव ने कहा, अपनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है उमा, वरना रांची झारखंड